हे फ्रेंड्स, रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि आज के डेट में हर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है। बट रियल एस्टेट की जो करंट लेवल ऑफ प्राइसिंग हो चुकी है उससे ये कर पाना बहुत मुश्किल सा हो गया है। मैं रिसेंटली मुंबई के कुछ सबर्ब्स में फ्लैट की प्राइसिंग चेक कर रहा था एंड यू वोंट बिलीव इट हैज गॉन अप टू लाइक 1.5 करोड़ फॉर 1 BHK, जस्ट 500 स्क्वायर फीट। एंड दैट्स क्रेजी। इसके बाद भी अगर एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर हिम्मत करके आगे बढ़ता है और एक घर खरीदने की कोशिश करता है तो उसके सामने सबसे पहली जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि डाउन पेमेंट कहाँ से आएगा। तो डाउन पेमेंट की टेंशन। दूसरी टेंशन जो उसके माइंड में आती है कि अगर होम लोन ले लिया तो 30-40% या 50% एक बड़ा सा सैलरी का जो पार्ट होगा वो ईएमआई में जा रहा होगा। और उसके बाद अगर आप कॉरपोरेट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो इन केस आपकी जॉब चली गई तो फिर होम लोन कैसे मैनेज होगा। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद एक रिटेल इन्वेस्टर, एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर घर कभी ले ही नहीं पाता है। बट इतने सारे टेंशन के बाद भी एक तरीका है जिससे आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना हाई सैलरी और बिना हाई डाउन पेमेंट के होते हुए भी। मुझे बस आप 10 मिनट दीजिए एंड मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो पॉसिबल है। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी टॉक अबाउट कि कैसे घर खरीद सकते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि घर खरीदना क्यों चाहिए। तो मैं यहाँ पे रियल एस्टेट की इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट कंजम्पशन। तो हम इस वीडियो में घर खरीदने की बात सिर्फ इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से करेंगे, नॉट कि उसमें रहने के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जब आप उसमें रहने लगेंगे तो वो एक कंजम्पशन प्रोडक्ट बन जाता है, एक इमोशनल एसेट बन जाता है और उससे कुछ रिटर्न नहीं आता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो एक इन्वेस्टेड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का होता है वो होता है उसकी रेंटल इनकम, जो कि उसके प्रॉपर्टी के लाइफ तक मुझे मिलती रहती है और हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती भी रहती है। एंड अगर आपके पास एक होम लोन है तो रफली 50% ऑफ द ईएमआई एक मंथली रेंट के फॉर्म में आ जाता है। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज कि मल्टीफोल्ड अप्रिसिएशन पॉसिबल है रियल एस्टेट में। मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूं जिन्होंने लास्ट 15 to 20 ईयर्स में 5 to 6 टाइम्स का ग्रोथ पाया है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करके। बट दैट डजेंट मीन कि अगले 15 से 20 सालों में भी आपको वही रिटर्न मिलेगी, बट कुछ तो मिलेगी। तीसरा जो एडवांटेज होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का वो होता है इसका लो रिस्क। आपने हार्डली कभी सुना होगा कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 90 लाख या 80 लाख की हो गई। जनरली रियल एस्टेट ग्रो नहीं करती है बट नीचे भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 95 लाख तक वैल्यू में नीचे गिर सकती है बट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी। दूसरी बात ये हो सकती है कि उसका वैल्यू ना बढ़े, वो भी एक तरह का रिस्क है बट कैपिटल लॉस का रिस्क नहीं है वो। इसके अलावा भी कुछ रिस्क और है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए रियल एस्टेट खरीदने के पहले। लेट्स से जिस एरिया में आपने प्रॉपर्टी खरीदी वहां पे एक फ्लड आ गया और वो रेड जोन में कैटेगराइज हो गया, उस वजह से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम, लेट्स से कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से वहां पे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं, इस वजह से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तीसरा हो सकता है कि जिस बिल्डर से आपने लिया वो बिल्डर आपकी बिल्डिंग को कंप्लीट ही नहीं कर पाया, तो वो आपका पूरा का पूरा कैपिटल एक रिस्क पे जा सकता है। इसके अलावा लेट्स से कोई वॉर हो गया, उससे भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अफेक्ट हो सकती है। बट वॉर तो हर एसेट क्लास को अफेक्ट करेगा, नॉट जस्ट रियल एस्टेट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। विद दैट लेट मी टेल यू वन मोर वेरी ब्यूटिफुल एडवांटेज ऑफ बाइंग अ रियल एस्टेट। सो देर इज समथिंग कॉल्ड सेक्शन 54F इन इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप जितने भी कैपिटल गेन्स कर चुके हैं बाकी इन्वेस्टिंग तरीकों से, लेट्स से म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या किसी और तरीके से, तो वो सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट खरीदने में लगा देते हैं अप टू 10 करोड़ की वैल्यू, तो आपको कोई भी रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तौर पे नहीं देना पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। विद दैट लेट मी टेल यू कि आप कैसे अपना पहला घर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेप्यूटेड बिल्डर को आइडेंटिफाई करना। सिंस हमारे पास डाउन पेमेंट नहीं है इसीलिए हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे, जिसकी वजह से हमें 2 से 4 साल की पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। हमें 100% पेमेंट डे 1 पे नहीं करना है। जनरली लोग सोचते हैं कि हमारे पास डाउन पेमेंट नहीं होगा तो हम कैसे खरीद पाएंगे 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। आपको डे 1 पे 20 लाख रुपए कोई नहीं मांग रहा है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। तो आपका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप एक बढ़िया रेप्यूटेड बिल्डर को फिगर आउट करें, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक स्मॉल कैप स्टॉक की तरह होता है। अगर वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाया फुल्ली तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब भी सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बहुत ही रेप्यूटेड बिल्डर को फिगर आउट करें जिसकी पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो बिल्डर डिफॉल्ट करेगा। दूसरा स्टेप है पैरेलल फंडिंग। तो जैसे ही आपने एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लिया है, आप उसके बैंकिंग पार्टनर्स के बारे में पता करें
जनरली जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फंड करने वाले कुछ बड़े बैंक्स और एनबीएफसी पार्टनर्स होते हैं। उनमें से किसी एक बैंक के पास चले जाइए और अपनी इनकम डॉक्यूमेंट्स दिखा के एक प्री अप्रूवल लेने की कोशिश करिए, एलिजिबिलिटी चेक करने की कोशिश करिए कि आपको लोन कितना मिल सकता है, और अगर हो सके तो एक प्री अप्रूवल सैंक्शन लेटर भी लेने की कोशिश करिए। दिस विल हेल्प यू इन नेगोशिएशन लाइक एनीथिंग। उसके बाद आपको जाना है बिल्डर के पास, एंड ट्रस्ट मी यू हैव द अल्टीमेट नेगोशिएशन पावर विद दैट सैंक्शन लेटर, अगर आपको मिल गया तो। उसके बाद आपको बिल्डर से नेगोशिएट करना है हर चीज़, प्राइस, डाउन पेमेंट एंड टाइमलाइन ऑफ पेमेंट। एंड ट्रस्ट मी हर चीज़ नेगोशिएबल होता है, तो आप अपने हिसाब से सारे नेगोशिएशन को अपने फेवर में ले जा सकते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन द होल पैरेलल फंडिंग थिंग यूजिंग अ सिंपल कैलकुलेटर विच आई हैव क्रिएटेड फॉर यू। लेट्स से आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसका बॉक्स प्राइस 75 लाख रुपीज़ है। बॉक्स प्राइस का मतलब होता है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, एग्रीमेंट वैल्यू, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड ऑल दैट। तो बेसिकली एग्रीमेंट वैल्यू कुछ कम होगा, लेट्स से अराउंड 66 लैक्स है, जो कि रफली 10 से 12% कम रहता है टोटल बॉक्स प्राइस से। रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी में जो लगेगा मोटा मोटा 3.5 लाख रुपए लगेंगे। जो उस पर बैंक आपको लोन देगी वो लगभग 80% होता है एग्रीमेंट वैल्यू प्लस जीएसटी मिला के, विच विल बी अराउंड 57 लाख रुपीज़। और जिसपे ईएमआई बनेगा मंथली 46,000 रुपीज़। आप कोई भी होम लोन कैलकुलेटर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और करंट होम लोन का रेट डाल के और टेन्योर डाल के आप ईएमआई कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं कि कैसे माइलस्टोन्स में पेमेंट होती है। एज आई सेड कि आपको अचानक से लेट्स से 75 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अचानक से आपको 15 लाख नहीं देने होते हैं, धीरे धीरे ही देना होता है। तो बुकिंग के टाइम पे बिल्डर आपसे लगभग 1% मांगेगा जो भी एग्रीमेंट वैल्यू है उसका, तो आप उसको 66,000 दे के बुक कर सकते हैं। एंड इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नेगोशिएशन में आपको उससे टाइम बाई करना है। आप उसको बोलेंगे कि 3 से 4 महीने बाद मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, और आपको इससे समय मिलेगा और आप अपने अपकमिंग सैलरीज को लेवरेज करके ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग 4% है वो आप 3 महीने बाद 2,64,000 आप दे देंगे। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक बड़ा अमाउंट देना होगा विच इज़ लाइक 3,63,000 रुपीज़। उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया तो बैंक अपना फंडिंग चालू कर देगा। पैरेलल फंडिंग का मतलब ये होता है कि आप 20% देंगे, बैंक 80% देगा, जब भी जो भी माइलस्टोन का डिमांड आता जाएगा बिल्डर की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वही 80% लिया हुआ है जीएसटी मिला के। तो आपको देना पड़ेगा 71,000 उसके अगले माइलस्टोन में, एंड सो ऑन। तो मैंने अज्यूम किया कि हर 3 महीने बाद आपको 5% की डिमांड आती जाएगी और 12 महीने के पीरियड में लगभग 25% तो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से टोटल जो फर्स्ट ईयर में आपको एवरेज देना पड़ेगा वो है 70,000 रुपये, प्लस आप चाहें तो ईएमआई फुल दे सकते हैं। मैं वही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ईएमआई फुल्ली देते रहें। देयर इज एन ऑप्शन बैंक आपको देती है कि जब तक लोन पूरा डिसबर्स नहीं हुआ है तब तक आप पूरा ईएमआई ना भी देना चाहें तो वो चूज कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे ये होगा कि आप पूरा का पूरा ईएमआई दें। वो अभी कैलकुलेशन में समझ में आएगा कि क्या फ़ायदा होने वाला है, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बचने वाला है, एंड सिर्फ 9 साल में आपका पूरा का पूरा होम लोन खत्म हो सकता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सो फर्स्ट ईयर में आपने एवरेज मंथली जो दिया होगा अमाउंट वो लगभग 1,15,000 रुपये है। तो ये अमाउंट देना पड़ेगा क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इतना भी आसान नहीं है, बट आप कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में भी सेम तरीके से पैरेलल फंडिंग चलती रहेगी, एंड आप हर 3-3 महीने पे जैसे जैसे माइलस्टोन्स पूरे होते जाएंगे आप देते जाएंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड ईयर में आपने एवरेज दिया होगा सिर्फ 69,000 रुपीज़ पर मंथ इंक्लूडिंग योर ईएमआई। एंड इस तरीके से आपका जो बहुत बड़ा एक बोझ होता है वो एक काफ़ी आसान सा लगने लगता है धीरे धीरे। सो दैट्स द ब्यूटी। विद दैट लेट मी मूव ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप ऑफ बाइंग योर होम। द थर्ड स्टेप इज होम लोन मैनेजमेंट, और उसके लिए मैंने एक और सिंपल सा कैलकुलेटर बना रखा है। एंड इस कैलकुलेटर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेंटल इनकम को क्लब करके आप सिर्फ 9 साल में अपने पूरे ईएमआई को खत्म कर सकते हैं, एंड वो घर पूरा का पूरा आपका हो सकता है। तो आइए समझते हैं कैसे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं रेंटल इनकम को अभी 0 अज्यूम करता हूँ। यहाँ पे मैंने वही ईएमआई ले लिया है, 7.5 का होम लोन रेट है, और सिंस हम पैरेलल फंडिंग कर रहे हैं और हमने डे 1 से पूरी की पूरी लोन एक साथ नहीं ली है, इसीलिए ये 13 साल में तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, 20 साल की जगह 13 साल। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पैरेलल फंडिंग। नाउ अगर हमने रेंटल इनकम को भी ईएमआई के साथ क्लब करके रीपे करने में लगा दिया तो उससे क्या फायदा होगा वो समझते हैं।
तो लेट्स से 4 साल बाद आपको 75 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी जो है वो आपको पोजीशन मिल चुकी है, और 4 साल में जो उसकी वैल्यू है लगभग 5% से कंपाउंड होके 91 लाख हो चुकी होगी। तो 91 लाख रुपीज़ का 4% लेट से रेंटल इनकम आपको आ रहा होगा। उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो विच इज़ रफली लाइक 30,000 रुपीज़। अब इस 30,000 रुपीज़ के जो रेंटल इनकम है, इसमें से कुछ टैक्स लगेगा, कुछ मेंटेनेंस लगेगा, उसको हटा देते हैं 10,000 रुपये, तो मेरे पास बचा 20,000 रुपये, जिसको मैं ईएमआई के साथ क्लब करके रीपे कर सकता हूँ। तो अगर मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ 9 साल में, इस कैलकुलेटर में मैंने वही कैलकुलेट किया हुआ है कि सिर्फ 9 साल में आपका जो होम लोन का आउटस्टैंडिंग है वो जीरो हो चुका होगा। जस्ट सी दिस कि यहाँ पे ईएमआई नंबर 112, जस्ट 9 साल 3 महीने या 4 महीने में आपका जो होम लोन है वो कंप्लीटली पे ऑफ हो चुका होगा। सो द बॉटम लाइन इज दैट कि आपने टोटल जो रिपेमेंट की होगी इस प्रॉपर्टी को खरीदने में वो की होगी 88 लाख रुपीज, एंड विद एन एवरेज मंथली पेमेंट ऑफ लाइक 81,000 रुपीज फॉर 9 ईयर्स। एंड 9 साल बाद जो उस घर की वैल्यू होगी वो लगभग होगी 1.16 करोड़, एंड जो मंथली रेंट उस टाइम पे आ रहा होगा वो आ रहा होगा 48,000 रुपीज। 9 साल बाद घर आपका और ये 48,000 रुपीज आपकी पेंशन। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बना सकता है अगर आपने इसको सही से मैनेज कर लिया तो। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे आने वाले कंटेंट को मिस ना करें। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि एक घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।